नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास एडिशन। बाजार में पिछले कुछ दिनों में बना तनाव और ट्रंप की पॉलिसीज किसी को समझ में नहीं आ रही थी। ऊपर से भारत और यूएस डील के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आई, तो फिर बाजार में ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो गई। लेकिन अब रिजल्ट सीजन भी शुरू हुआ है, कंपनियों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और बाजार निचले स्तरों पे संभलने की कोशिश कर रहा है। क्या बाजार संभलेगा या फिर अभी और बिकवाली देखने को मिलेगी? इसी मुद्दे को इस शो में उठाएंगे और मेरे साथ खास मेहमान इस समय ज्वाइन कर रहे हैं मेरे को। सुदीप बंदोपाध्याय जी से जुड़े हैं, ग्रुप चेयरमैन इंडी ट्रेड कैपिटल के। सुदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बिस्तक पे। थैंक यू रजत। नमस्कार आपको और सारे दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। सर कैसा लग रहा है मार्केट? ये थोड़ा तनाव ज्यादा नहीं हो गया पिछले कुछ 2 हफ्तों में? और 25,000 के लेवल के ऊपर ऊपर मेंटेन तो हो रहे हैं लेकिन उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा। तो अभी आपको वैल्यूएशंस कैसे लग रही है? और ये जो रैली बनी थी, क्या आपको लगता है ये अभी और कंटिन्यू होगी या फिर बाजार यहां पर आके कहीं ना कहीं फंस गया है? देखिए, अनिश्चयता बाजार में बहुत ज्यादा आ गया है। और ये अनिश्चयता, अनसर्टिनिटी, आप जैसे भी इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, इसी के कारण निवेशक थोड़ा फूक फूक के छाछ पी रहे हैं। और इसमें कोई इंक्रीमेंटल एक्सपोजर, बड़ा एक्सपोजर नहीं लेना चाह रहे हैं। मुख्य कारण, जैसे आपने अभी जिक्र किया, यूएस में जो टैरिफ को लेके जो रोज का जो एक तरह से आप ड्रामा कह सकते हैं चल रहा है, इसके चलते कोई सर्टेनिटी नहीं आ रहा है कि कब ये खत्म होगा, क्या टैरिफ होगा। देखिए, इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है एक बीटीए, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, नेगोशिएट करके आगे बढ़ने का, पर वो अभी तक हुआ नहीं। साथ साथ ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि जो भी रशिया के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, रशिया के साथ डील कर रहा है, उस कंट्रीज पे 100% टैरिफ लगेगा। तो इंडिया रशिया से बहुत बड़ा कच्चे तेल खरीदारी करता है, तो इंडिया तो पहला आ जाएगा। चाइना और इंडिया पहला आ जाएगा जहां पे ये इंक्रीमेंटल 100% टैरिफ लग सकता है। उसके बाद ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि जो भी ब्रिक नेशंस हैं, वहां पे 10% इंक्रीमेंटल टैरिफ लगेगा। वो ये एक मुद्दा सामने आ गया। तो ये कहाँ खत्म होगा, कहाँ रेट एंड ऑफ द डे डिटरमाइन होगा, ये एक बहुत बहुत बड़ा अनिश्चयता लूम कर रहा है सामने। इसी के कारण मुझे लगता है कि मार्केट में पर्टिकुलरली फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा सोच समझ के खरीदारी कर रहे हैं, एक्सपोजर बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसके साथ साथ एक छोटा मुद्दा जिसके बारे में विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। Q1 के नतीजे जो आ रहे हैं, उसमें भी ऐसा कुछ खास नजर में नहीं आ रहा है जो कि मार्केट को आगे ले जा सकता है। तो ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं जो मार्केट इज ग्रैपलिंग विथ नाउ, और इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन सर ये जो आपने अभी टैरिफ्स की बात की, उसमें ये इंडिया और यूएस की ट्रेड डील को अभी तक हो जाना चाहिए था, ये इतना क्यों विलंब हो रहा है? और ये नेगोशिएशंस पे नेगोशिएशंस क्यों हो रही हैं? तो क्या ये ट्रेड डील अगर कभी हुई तो इस पे क्या वो होगा, एस्ट्रिक मार्क करके कंडीशंस अप्लाई, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे? रजत जी, देखिए, मेरे जिंदगी में मैंने ट्रेड डील 1-2 महीने में नेगोशिएट होना कहीं सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। ट्रेड डील बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे इसके पहलू होते हैं। आप देखिए, इंडिया यूके का ट्रेड डील जो अभी अभी फाइनल, ऑलमोस्ट फाइनल हुआ है, अभी भी कुछ पहलू बाकी है उसमें। ये नेगोशिएट हो रहा था सालों से। इंडिया और ईयू का ट्रेड डील लगभग 5 साल से नेगोशिएशन चल रहा है, अभी भी फाइनल नहीं हुआ। तो दो देश के, दो कंट्रीज के जो ट्रेड डील होते हैं, इसमें टाइम लगता है। ये 1 महीने में, 90 डेज में ट्रेड डील नेगोशिएट करके खत्म करना, ये मतलब पहले तो कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा है, कोशिश उसी की चल रही है। पर मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज रहेंगे जो कि मुश्किल होगा ये 90 डेज या 120 डेज में इसको खत्म करना। तो आपका कहना सही है, एक मिनी डील टाइप का हो सकता है विद एस्ट्रिक्स ऑन लॉट ऑफ आइटम्स। या कहा जा सकता है कि कुछ आइटम पे डील हो गया, बाकी आइटम सेपरेटली टेकअप किया जाएगा। पता नहीं, एक्चुअली किसी को कुछ कहना इसमें मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां पे मतलब अनसर्टेनिटी बहुत है। और देखिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का व्यूज भी हर रोज सुबह शाम चेंज होता रहता है।
ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ऐसा नहीं है कि आप किसी कंट्री के साथ डील कर रहे हैं जहां पे एक स्टेटेड पोजीशन है। इंडिया का पोजीशन देखिए, इंडिया का पोजीशन मुझे जितना तक लगता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट में, जीएमओ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उस पे इंडिया का स्ट्रांग व्यू है। और वहां पे इंडिया शायद पीछे नहीं हटेगा, कंसेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि पॉलिटिकली इकोनॉमिकली वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। बट यूएस के पोजीशन क्या है ये डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। चेंजिंग पोजीशंस है। देखते हैं क्या होता है। पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा ट्रेड डील सामने उभर के आएगा। साथ में ये रशिया से परचेज वाला एक जो चल रहा है कि रशिया से जो परचेज करते हैं उनके ऊपर एडिशनल 100% टैरिफ आएगा, ब्रिक्स वाले के ऊपर 10% टैरिफ आएगा। और एक चीज आप ध्यान में रखिए, अब इंडिया इज बिकमिंग द चेयर ऑफ ब्रिक्स। अभी अगला टर्न में इंडिया विल बिकम द चेयर ऑफ ब्रिक। तो इंडिया के लिए भी पोजीशन बहुत डेलिकेट रहेगा। और ऐसे जैसे आपकी हमारी बात हो रही है ना, बाजार थोड़ा थोड़ा चढ़ना शुरू हो गया आज के सत्र में। तो जब भी चढ़ना शुरू होता है ऐसा लगता है बस ट्रेड डील की अनाउंसमेंट आई ही आई। बहुत दिनों से हम यही देख रहे हैं कि अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये खबर छपती है, कभी आज हो जाएगी, कभी 48 घंटे में हो जाएगी, कभी इस हफ्ते हो जाएगी, जल्दी हो रही है, बस यही चीजें हो रही हैं। और देखते हैं होती है कि नहीं। लेकिन सर ये फिर अगर ट्रेड डील होनी ही है तो एफआईएस क्यों नहीं खरीद रहे हैं, और एफआईएस इतना जबरदस्त तरीके से बेच क्यों रहे हैं इंडियन मार्केट्स में फिर से? देखिए, दो चीज यहां पे भी है। एक तो जो अनिश्चयता है, अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट्स में आ गया है बिकॉज ऑफ स्टेप्स टेकन बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड टैरिफ को लेके। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ गया। यूएस में भी एक अनिश्चयता का माहौल है। इकोनॉमी किस तरफ जाएगा, क्या होगा, रिसेशन आएगा नहीं आएगा, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा रिस्क अवर्स ऑब्वियसली है, और वो थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो इंटरनल्स हैं, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, वो ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं। और वैल्यूएशन कम नहीं हुआ। मतलब अगर आप इंडिपेंडेंटली देखेंगे, ऐसे मत देखिए कि यहां था वहां से नीचे आया है, पर इंडिपेंडेंटली एक स्टॉक आप उठा लीजिए और उसका वैल्यूएशन देखिए, मल्टीपल देखिए, तो सस्ते नहीं है। कंपेयर टू मेनी अदर साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया के वैल्यूएशंस अभी भी थोड़ा रिच है। तो ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर इस माहौल में, अनिश्चयता का माहौल में, थोड़ा सोच समझ के कदम उठा रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग रेगुलरली जरूरी है। फ्रेश पोजीशन लेने से रुक रहे हैं, वेट एंड वॉच मोड पे रह रहे हैं। मुझे लगता है यही सारे इंडिकेटर्स हैं। पर इस पे भी मैं और एक टिप्पणी का जरूर करना चाहूंगा कि इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो उसमें बहुत अच्छा सुधार आ रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है। देखिए, आप इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं, ये तो 6 साल बाद ऐसे 2.1 रिटेल इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आए हैं बहुत ही पॉजिटिव है। और ये ऐसा अगर रहे तो आरबीआई के लिए बहुत आसान हो जाएगा अगला रेट कट करना। अगस्त में कट होगा या उसके बाद होगा, वो मैटर ऑफ डिस्कशन है। पर रेट कट तो जरूर होगा, और भी, जो कि इकोनॉमी को, ग्रोथ को बढ़ावा देगा। तो मैक्रो फैक्टर्स ठीक ठाक चल रहे हैं, कच्चे तेल के दाम भी ठीक ठाक है। तो इंडिया का मैक्रो फैक्टर्स ठीक है। अब रही बात कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ठीक होने का, उसके लिए डिमांड वापस आना जरूरी है। शायद इस क्वार्टर के जो एफएमसीजी के नतीजे आ रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि ग्रीन शूट्स तो विजिबल है। आप मैरिको के नतीजे देख लीजिए, बाकी भी जो एफएमसीजी कंपनीज अपने नंबर्स डिक्लेयर कर रहे हैं, एटलीस्ट बिजनेस नंबर, उससे ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत डिमांड ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, पॉजिटिव डिमांड देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले दिनों में शायद मॉनसून के बाद फेस्टिवल सीजन में, जो कि Q3 से चालू होगा, अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रखेंगे। सर एक और बात यहाँ पर हाल फिलहाल में निकल के आई थी, वो जेन स्ट्रीट का मुद्दा था। और भारी भरकम पेनल्टी लगाई थी, 4,844 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने को भी बोला था। जेन स्ट्रीट ने डिपॉजिट कर दिया, ऐसी खबरें आई हैं, उन्होंने एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं, लेकिन अभी सेबी ने उनके ऊपर से बैन नहीं हटाया है। तो आपको लगता है कि सेबी दोबारा से उनको री एंटर करने देगी? क्योंकि ऐसा खबरें निकल के आई थी कि ऑप्शंस वॉल्यूम बहुत ज्यादा ड्राई अप होते चले जा रहे हैं। अगर ऐसे विदेशी ट्रेडर्स को दोबारा से री एंटर ना करने दिया गया तो हो सकता है कि स्टॉक मार्केट पे मार्केट मेकिंग जो प्रोसेस होता है तो वो उसको थोड़ा इफेक्ट पड़े। ऑप्शंस का ही खेल है सारा मार्केट में अभी तो। रजत जी, देखिए, सेबी के लिए या कोई भी रेगुलेटर, किसी भी देश के रेगुलेटर का आप बात करें, तो उनके लिए ये जो मोडस ऑपरेंडी था जेन स्ट्रीट का,
शायद और भी बहुत सारे हेज फंड्स के ऐसे ही मोडस ऑपरेंडी है, वो अलाउ करना, वो कंटिन्यू करने देना असंभव है। क्योंकि एक तरफ वो जबरदस्त बिकवाली कर रहे हैं, मार्केट बेसिकली मार्केट मूव कर रहे हैं। 30-35% ऑफ टोटल वॉल्यूम जेन स्ट्रीट कंट्रोल कर रहा था। दे वर मूविंग द मार्केट फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, फॉर द कंपनीज बेनिफिट। जो दिख रहा है, आप कोई भी स्टडी करें तो दिख रहा है कि, और रिटेल इन्वेस्टर, आपने आंकड़े देखे होंगे पिछले साल, जो सेबी के आंकड़े अभी आए हैं पिछले साल के, उसमें करीब 1 लाख करोड़ प्लस लॉस किया है इंडिया रिटेल निवेशक एफएनओ में। और यहाँ पे देखिए जेन स्ट्रीट का प्रॉफिट देखिए, बाकी सारों का प्रॉफिट देखिए, भयंकर प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये मोडस ऑपरेंडी में ऑपरेट करने देना तो बहुत मुश्किल है। सेबी डेफिनेटली बहुत सारे पाबंदियां के साथ ऑपरेट करने देगा, अगर ऑपरेट करने देता है तो भी। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस जरूर किया जाएगा। और मुझे लगता है इसी का इंतजार है। सेबी अचानक तुरंत जैसे ही उन्होंने डिपॉजिट किया, वैसे ही उनको छूट मिल गया, और वापस जो कर रहे थे वही करना चालू करेंगे, या ये एक्सपेक्ट करना भी गलत है। कभी ये अलाउ नहीं होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि मार्केट को भी रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि वापस, कल मैंने देख रहा था कि बीएसई के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपेक्टिंग कि जेन स्ट्रीट विल स्टार्ट ट्रेडिंग अगेन। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के प्राइसेस बढ़ रहे थे क्योंकि जेन स्ट्रीट डील्स थ्रू देम। ये अनरियलिस्टिक है। जरूर पाबंदियां आएंगे, बहुत सारे पाबंदियां आएंगे, ताकि जेन स्ट्रीट जो ऑपरेशन जैसे ऑपरेट कर रहा था वैसे ऑपरेट कभी नहीं कर पाएगा। दे विल नेवर बी अलाउड टू ऑपरेट लाइक दैट। सर वो रिजल्ट सीजन पे आते हैं जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, तो सबसे पहले तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें सबसे पहले हम ट्रैक कर रहे हैं आईटी की बड़ी कंपनियों के नतीजे। टीसीएस के नतीजे देख लिए, एचसीएल टेक के नतीजे देख लिए, और टाटा टेक के भी। तो एक तो ये बताओ कि आईटी में क्या ऐसी समस्या आ गई है जिसकी वजह से लगातार हम प्राइसेस को टूटता देख रहे हैं और निवेशक हो गए हैं परेशान। यहां पर क्या खरीदने का मौका है? क्या कॉन्ट्रा बेट लगा लें आईटी पे इस बार, या फिर कॉशियस ही रहेगा मार्केट आईटी को लेकर अब? देखिए रजत जी, अगर आप आईटी कंपनीज के मैनेजमेंट के कमेंट्री पे ध्यान दें तो ये साफ है कि उनको मालूम नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और ये एक्चुअल रियलिटी है, क्योंकि यूएस में जो हालत चल रहा है, यूएस में लार्ज कॉर्पोरेट दे आर नॉट टेकिंग डिसीजंस। वो प्रोजेक्ट डिले कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट स्लो डाउन कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट अवार्ड नहीं कर रहे हैं। तो इस माहौल में उनके लिए ग्रो करना, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिए कि 50% प्लस इनका जो रेवेन्यू बाय एंड लार्ज मैं बोल रहा हूँ यूएस से आता है। तो अगर 50% रेवेन्यू जहां से आता है, मार्जिन इंक्रीमेंट, एडिशनल बिजनेस विंस, सारे जो बाय एंड लार्ज ज्यादातर यूएस से आता है, उस मार्केट में इतना भयंकर अनिश्चयता रहेगा। तो उनके लिए फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर में एक्सपेक्ट करना कि बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, ये असंभव है। और वही दिख रहा है। और यही कारण है कि इनके रेवेन्यू कम हो रहे हैं, कांस्टेंट करेंसी अर्निंग्स कम हो रहा है, मार्जिन पे दबाव आ रहा है। तो ये एक ऐसा स्थिति है आईटी कंपनीज का कि जहां पे, बट जो जनरल आईटी कंपनीज है, मैं टाटा टेक या दूसरे नीश आईटी प्लेयर्स पे बाद में बात करूंगा। तो इन आईटी कंपनीज के लिए अभी माहौल बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, यही मैं कहूंगा। ये बताना सही नहीं होगा कि फ्यूचर ठीक नहीं है, ये बताना सही भी नहीं होगा कि फ्यूचर ठीक है। अनसर्टेन है, इतना मैं कह सकता हूं। जब तक ये यूएस का मुद्दा, ट्रेड, टैरिफ, इकोनॉमी, ये स्थिति क्लियर नहीं होता है, तब तक इनके लिए बहुत अनसर्टेनिटी रहेगा। अच्छे नतीजे एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा। और इसी के साथ मैं ये भी कहूंगा कि अगर ऐसा स्थिति है तो क्यों खरीदना आज? अच्छे कंपनीज है, लॉन्ग टर्म में जरूर अच्छा प्रदर्शन करेगा, पर वाई बाय नाउ? वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, स्थिति इवॉल्व करे, उसके बाद खरीदेंगे। शायद प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा बाय दैट टाइम, बट आई थिंक फॉर एन फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ए बेटर बेट और ए बेटर स्ट्रेटेजी टू बाय देन रादर बाय नाउ। तो वैसे क्वार्टर वन रिजल्ट सीजन से आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, और आपको कौन से सेक्टर्स ऐसे लगते हैं, कंपनीज ऐसे लगती हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे क्वार्टर वन में? देखिए, एफएमसीजी से मेरा एक्सपेक्टेशन अच्छा है, क्योंकि आपको मालूम है पिछला करीब 7-8 क्वार्टर से बहुत नतीजे खराब आ रहे हैं, डिमांड कम हो रहा है।
और इस बार जैसे मैं बता रहा था, जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं उससे ये साफ है कि डिमांड वापस आना चालू हो गया, नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो एफएमसीजी से मैं अच्छे नतीजे और अच्छा कमेंट्री एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उस पर जरूर ध्यान रहेगा। बड़े जो दिग्गज एफएमसीजी है, एचयूएल की बात करें, डाबर की बात करें, टाटा कंज्यूमर की बात करें, गॉदरेज कंज्यूमर्स की बात करें, ये सारे एफएमसीजी कंपनीज के नतीजे पे बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। इसमें और एक मुद्दा भी है कि अगर रूरल और अर्बन डिमांड बढ़ रहा है तो एफएमसीजी के अलावा बहुत सारे और सेगमेंट में भी इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात होगी इंडियन इकोनॉमी के लिए और आने वाले दिनों के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के लिए भी। दूसरा एक क्षेत्र पे हमारा ध्यान रहेगा, वो है सीमेंट। पिछले क्वार्टर में सीमेंट में बहुत दिनों के बाद ये देखने को मिला कि एक प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, क्योंकि डिमांड हल्का हल्का बढ़ रहा है और उम्मीद यह है कि डिमांड बहुत अच्छा बढ़ेगा आने वाले दिनों में। और इनका जो कॉस्ट कंट्रोल है वो जबरदस्त हुआ है और इसके चलते मार्जिन में भी सुधार आ रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है। अब मॉनसून सीजन की बात छोड़ देते हैं, पर आने वाले दिनों में पोस्ट मॉनसून हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन आएगा। तो सीमेंट के नतीजे और सीमेंट के मैनेजमेंट कमेंट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। तीसरा जो क्षेत्र है जिसपे हमारा ध्यान रहेगा वो है केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, दिस एंटायर सेगमेंट। यहाँ पे भी एक टर्न अराउंड सा स्टोरी बन रहा है, क्योंकि मालूम है सबको कि पिछला 2 ढाई साल से बहुत ही पिटा हुआ सेक्टर है, नतीजे भी खराब आ रहे थे, पर वहां पे भी टर्न अराउंड दिख रहा है। और जो बेसिक रैशनेल था China+1, वो तो अभी भी है और वो रहेगा भी आने वाले दिनों में। जो डिमांड का जो स्लम्प आया था, चाइना का जो डंपिंग हो रहा था, इन्वेंट्री ज्यादा हो गया था, तो वो सब इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं और डिमांड वापस आ रहा है। तो सारे इस सेगमेंट के कंपनीज पे, वो स्पेशलिटी केमिकल हो, एग्रोकेमिकल हो या केमिकल्स हो, उस पे जरूर ध्यान रहेगा। रैलिस के नतीजे आए हैं आज, और रैलिस तो बहुत ही जबरदस्त नतीजे पेश कर जी गया है। तो जी फिर जी ये जी। एफएमसीजी, सीमेंट और एग्रोकेमिकल्स, केमिकल सेक्टर, इसमें कहीं फाइनेंशियल्स नहीं, एनबीएफसीज नहीं, उनके नतीजे कैसे रहेंगे? ये फाइनेंशियल्स तो बिल्कुल सही, अच्छा सेक्टर है, अच्छे नतीजे हैं। और उसमें देखिए कोई नया बोलने का कुछ नहीं है, सबको मालूम है कि बाय एंड लार्ज कंसेंसस है कि बीएफएसआई के नतीजे ठीक ठाक आएंगे, बीएफएसआई का परफॉर्मेंस भी ठीक होगा। डिमांड, जो क्रेडिट डिमांड थोड़ा कम था, क्रेडिट डिमांड में भी सुधार आने की संभावना है। एसेट क्वालिटी बाय एंड लार्ज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है। ब्याज दरें कम हो रही है इकोनॉमी में और आने वाले दिनों में और भी कम होगा। ये भी एफिशिएंट जो प्लेयर्स हैं बीएफएसआई सेगमेंट के, उनको हेल्प करेगा। हाउसिंग फाइनेंस देख लीजिए, बहुत अच्छा पोटेंशियल, पर्टिकुलरली लो कॉस्ट हाउसिंग को जो फाइनेंस करते हैं, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, वहां पे तो हम लोगों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा पोटेंशियल आने वाले दिनों के लिए लग रहा है। सर, ये जो इसमें फार्मा सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी हुई है जुलाई महीने में, जस्ट बिफोर रिजल्ट्स, ये रिजल्ट से पहले की खरीदारी है या फिर कुछ और ही था जो बाजार समझ नहीं पाया उस समय, जब बहुत चल नहीं रहे थे फार्मा सेक्टर और बाकी के सेक्टर चल रहे थे, तब किसी का इतना ध्यान नहीं जा रहा था। अब सिर्फ फार्मा ही फार्मा हो रहा है, फार्मा और हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स, यहाँ पर बहुत तगड़ी खरीदारी हो रही है। इनफैक्ट ट्रंप ने ये भी बोला है कि 200% का टैरिफ लगा देंगे फार्मा के बावजूद, उसके बावजूद ये चल रहे हैं। तो फार्मा सेक्टर पे आपका आउटलुक क्या है? देखिए, ये भी ट्रम्प साहब का टैरिफ के साथ रिलेटेड है। फार्मा में खरीदारी कब आई? जब ट्रम्प साहब ने बोला कि 200% टैरिफ लगाएंगे, पर 2 साल के बाद, 2 साल के बाद। तो ये साफ हो गया कि ट्रम्प साहब के पास अभी ऐसा कोई टूल नहीं है कि टैरिफ लगा के यूएस इकोनॉमी को सीधा रखे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड अगर आप फॉर्मूला ले, जो फार्मा यहाँ पे कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसका कॉस्ट जो है, और यूएस में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश की जाए तो उसका 8 गुना कॉस्ट होगा। ये बाय एंड लार्ज थंब रूल कहा जा सकता है। तो आप सोचिए कि अगर 8 गुना प्राइस हो गया हो कोई मेडिसिन का, तो वहां का कंज्यूमर का हालत क्या होगा, वहां का सारे इन्फ्लेशन, सारे हेल्थ केयर का हालत क्या होगा। तो ट्रम्प साहब ये रियलाइज करते हुए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2 साल बाद बढ़ाएंगे। तो फार्मा सेक्टर 2 साल के लिए तो सेफ है, और मैं ये मानूंगा कि ये बिल्कुल सेफ ही है, क्योंकि ट्रम्प साहब का फिर 2.5-3 साल हो जाएगा, फिर उनका इलेक्शन, नया इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है 2 साल बाद फार्मा में कोई टैरिफ टैरिफ आएगा। और यही मैसेज मार्केट में भी गया है, इसीलिए दबा के सबने फार्मा खरीदा, क्योंकि जो टैरिफ का जो स्वॉर्ड था, जो हैंगिंग स्वॉर्ड था, वो चला गया फार्मा के लिए। तो फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे ये टैरिफ वाला मुद्दा खत्म हो गया है, ये आप मान सकते हैं। और यहाँ पे इसीलिए सबने खुल के खरीदारी की है। हॉस्पिटल कंप्लीटली डिफरेंट डायनामिक्स है। यहाँ पे एक कंजम्पशन डिमांड जो बढ़ रहा है इंडिया में,
हेल्थ केयर सर्विसेज का, उसके चलते सारे ग्लोबल निवेशक हॉस्पिटल क्षेत्र में इंटरेस्टेड है। और ये जो बड़ा तगड़ा एमएनए वाला एक्टिविटी चल रहा है, अगर आप हर हफ्ते देखेंगे नए हॉस्पिटल्स एक्विजिशन कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, ये सारा टू ए ग्रेट एक्सटेंट ड्रिवन बाय फॉरेन कैपिटल। और ये फॉरेन कैपिटल इज इंश्योरिंग कि यहाँ पे जबरदस्त कंसोलिडेशन हो रहा है। ये अच्छा भी है, ऐसा इसमें कोई बुराई नहीं है। जो वेल एस्टैब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, उनके हाथ में सारे हॉस्पिटल्स जा रहे हैं। वो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स की तरह ऑपरेट करेंगे। और यहाँ पे वैल्यूएशन भी मैं तो अभी भी कहूंगा ठीक ठाक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है। तो अगर आप कोई कोई भी निवेशक अगर 3-5 साल का नजरिया से खरीदारी करना चाहते हैं, अभी भी हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। तो चाहे ट्रम्प आज टैरिफ नहीं लगा रहे हो, लेकिन 1.5-2 साल बाद अगर वो प्लान करेंगे तो फिर देखते हैं फार्मा क्या होगा। अभी तो चल गए और हॉस्पिटल्स में तो बहुत तगड़ी खरीदारी लगी हुई है। अच्छा सर, एक सेक्टर है जो इसमें फिर से पैसा लग रहा है फंस गया, डिफेंस। ये हुआ क्या, एकदम से हमने देखा था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की खबर आई थी, तो उसके बाद हमारे यहाँ डिफेंस कंपनियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार इसराइल और ईरान के बीच में जब सीज फायर की खबर आई तो ऊपरी स्तरों पर नीचे आने शुरू हो गए। अब ये लग कैसे रहे हैं, रिजल्ट्स कैसे रहेंगे इन कंपनियों के, और जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में? देखिए, डिफेंस आपके साथ मेरा बहुत बहुत बार पहले भी इसमें चर्चा हुआ है। मैंने बार बार मैंने यही कहा है कि कंपनीज अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, और बिजनेस में मोमेंटम बरकरार रहा है और रहेगा भी। जियोपॉलिटिकल स्थिति दुनिया भर में जैसा बन रहा है, इसमें डिमांड की कोई कमी नहीं होगी। आप कोई भी इंडियन लीडिंग डिफेंस कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल की बात करें, तो भर भर के उनका ऑर्डर मिल रहा है। और ऑर्डर बुक इतना तगड़ा है कि मतलब कोई मतलब पूछो ही मत, और भी तगड़ा होता जाएगा ऑर्डर बुक। प्रॉब्लम वहां पे नहीं है, प्रॉब्लम है ऑर्डर रिसीव जो करते हैं और ऑर्डर एग्जीक्यूशन में एक बहुत बड़ा गैप है। अभी भी एचएएल बोल रहा है कि 10% रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दे आर एनविसाजिंग। तो आप सोचिए कि एचएएल का बेस क्या है, वहां पे 10% ग्रोथ होगा, और ऑर्डर बुक की पोजीशन क्या है, और ऑर्डर बुक कैसा बढ़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा गैप है ऑर्डर एग्जीक्यूशन में और ऑर्डर मिलने में। आर्मी के एयरफोर्स की तरफ से भी बहुत बार फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस किया गया है कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। ऑर्डर तो वो दे रहे हैं पर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक समस्या है। दूसरी बात यहाँ पे बहुत बड़ी ये है कि वैल्यूएशन, हम जैसे जैसे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, हम वैल्यूएशन बम्प अप मिल रहा है उनको। पर मैं जैसे बोल रहा था कि ये ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर मिल गया आपने डिलीवर कर दिया, एफएमसीजी कंपनी नहीं है कि ऑर्डर मिला एग्जीक्यूशन हो गया पीएनएल में आ गया। ये ऑर्डर मिलना और एग्जीक्यूशन में, अगर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन है, फिर भी 3-5-7-10 साल की टाइमलाइन है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या बना रहे हैं। आप सबमरीन बना रहे हैं, शायद 5-7-10 साल लगेगा। अगर आप एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, 2-3 साल लगेगा। तो ये लंबा प्रोसेस है, और उसमें एफिशिएंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऑर्डर मिलने के साथ साथ अगर हमने वैल्यूएशन को बम्प अप करा दिया है, तो वो वैल्यूएशन जस्टिफाई करने में, फंडामेंटल्स वो वैल्यूएशन जस्टिफाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और मार्केट, जब जब एक कोई न्यूज फ्लो आता है जैसे इंडिया पाकिस्तान वार, तो सब लोग डिफेंस पे कूद गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी भी ले लीजिए जाके। पर अगर आप 3-6 महीने की सोच के अभी कूद रहे हैं डिफेंस में, तो प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो वैल्यूएशन जो है, ये सारे वैल्यूएशन फंडामेंटल्स जस्टिफाई कर पाएंगे बहुत जल्दी। वो टाइम लगेगा इसमें। अच्छे कंपनीज है, अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करिए, बेहतरीन कंपनी है। आप अपने डॉकयार्ड्स की बात करिए, माजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिपयार्ड, सारे अच्छे काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे अच्छे। पर वैल्यूएशन आज का फंडामेंटल जस्टिफाई नहीं करता है। कुछ अच्छी कंपनियों की तलाश में है सर, तो फिर सब जानना चाहते हैं कि सुदीप जी के पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक हो तो वो कौन सा होगा इस समय पे। सर ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम ये नहीं पूछ रहे कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है, हम ये पूछना है अगर आपको आज कुछ खरीदना हो तो आपके 5 टॉप स्टॉक्स कौन से हैं जिसके ऊपर आप बोलोगे हाँ भैया ये हैं जिस पे आप एसआईपी लगा लो और ये आपको अच्छे पैसे बना के दे सकते हैं अगले कुछ सालों में। देखिए, मैं तो निवेशक के लिए एसआईपी, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, एसआईपी के जरिए ही निवेश करने के लिए सलाह दूंगा। और निवेश भी करिए लार्ज कैप स्टॉक्स में, क्योंकि देखिए, जो हर रोज मार्केट में लिया बेची करते हैं उनके लिए वो बाकी सब चीज में हाथ लगाना ठीक है आज के माहौल में, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। पर अगर आप निवेशक हैं, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लार्ज कैप पे रहिए। मैं ये भी अब दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी भी वहां पे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं।
पहला स्टॉक का मैं जिक्र करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीएफएसआई का जिक्र हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, क्रेडिट डिमांड बढ़ेगा, मार्जिन पे थोड़ा बहुत चैलेंज है पर इंप्रूव होगा आने वाले दिनों में। आप एसबीआई में और वैल्यूएशन कंपैरिजन करिए प्राइवेट सेक्टर पीयर्स के साथ, आपको दिख जाएगा कि कितना अट्रैक्टिव एसबीआई आज के दिन में भी है। तो एसबीआई में खरीदारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नजरिया लंबा रखिए, आपको जरूर अच्छा नतीजा मिलेगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, आपको मालूम है सरकार की तरफ से 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है बजट में, और वो एक्सपेंडिचर चालू भी हो गया। तो इसका बेनिफिट कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा मिलेगा? पहला तो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर्स को, दूसरा सीमेंट को। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा दिग्गज कंपनी कौन है? लार्सन टुब्रो। वैल्यूएशन अभी भी ठीक ठाक है। ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छा पकड़ बन रहा है इनका, और ग्लोबल जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं वहां पे मार्जिन भी ज्यादा है, तो ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप एसआईपी के जरिए निवेश करिए। सीमेंट का बात मैंने ऑलरेडी किया, रैशनल भी थोड़ा बहुत बताया, पहले भी सेगमेंट में बताया था। तो सीमेंट में दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक बाय फार द लीडर है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सीमेंट में। मैंने बोला कि डिमांड डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, तो अल्ट्राटेक में खरीदारी कीजिए। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन है। इसके बाद जो कंट्री का सबसे बड़ा जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका उसके पे ध्यान दीजिए। कितने सारे बिजनेसेस इसके अंदर है। एक तो टेलीकॉम, लीडिंग टेलीकॉम प्लेयर रिलायंस जियो। वैल्यू अनलॉकिंग कहीं ना कहीं होगा। अब इस साल होगा नहीं होगा ये लेके स्पेकुलेशन चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? आप 3-4 साल का नजरिया रखिए, निवेश करिए, 100% वैल्यू अनलॉक होगा, जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग होगा। रिलायंस रिटेल की बात करिए, सबसे बड़ा रिटेल प्लेयर है, तो यहां पे भी वैल्यू अनलॉकिंग जरूर होगा। न्यू एनर्जी की बात करिए, जबरदस्त काम चालू हो गया है वहां पे, ये भी अपने आप में एक वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अभी एफएमसीजी बिजनेस इनका जो है, जो रिलायंस रिटेल के अंडर में था, उसको अलग कंपनी कर रहे हैं। और अब मजे की बात देखिए, एफएमसीजी में इनका जो साइज है ये ऑलरेडी मैरिको से ज्यादा है, और लगभग टाटा कंज्यूमर के और डाबर के आसपास का साइज का बन गया इनका एफएमसीजी बिजनेस। ये अगर अलग कर रहे हैं, यहां पे भी आने वाले दिनों में वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना रहेगी। तो और जो कोर बिजनेस है O2C, वहां पे तो अ, अभी कभी पेटकेम में थोड़ा दबाव रहता है, कभी रिफाइनिंग मार्जिन में, जीआरएम में थोड़ा चैलेंज आता है, डिपेंडिंग ऑन ग्लोबल सिनेरियो। पर बाय एंड लार्ज इट्स ए स्ट्रॉन्ग सॉलिड बिजनेस, एंड कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर दे डिलीवरिंग नंबर्स फॉर ईयर्स। तो आप यहाँ पे खरीदारी कीजिए, वैल्यूएशन रियलिस्टिक है, ऐसा कोई अजीब वैल्यूएशन नहीं है। यहाँ पे खरीदारी करके निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में मैं एक स्टॉक का जिक्र भी करूंगा मेटल क्षेत्र से, वेदांता। बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत ये सारे तो आपने कंट्रोवर्सीज ऐसी बात कर दी। नहीं, बहुत सारे सीरियसली ये जो रिपोर्ट कंट्रोवर्सीज आई भी थी हैं। अभी वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर, हाँ और ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें उसमें बताया गया कि वेदांता रिसोर्सेज सिर्फ एक पॉन्जी स्कीम की तरह काम कर रहा है। जी आप जी। आप उस रिपोर्ट पे क्या कहोगे? उसने एकदम से ना हलचल सी पैदा मैं कर दी मैं थी। मैं बता रहा हूँ, उसी पे बता रहा हूँ। देखिए, रिपोर्ट्स बहुत सारे आते हैं, और उस रिपोर्ट में मुझे तो ऐसा लगा कि ऐसा कोई नया फैक्ट नहीं है जो मार्केट में पहले नहीं आ चुका है। ये हम्म। सारे फैक्ट्स पहले मार्केट में आए हैं, डिस्कस हुए हैं, सब कुछ हुआ है। पर आप ये सब भूल जाइए, लुक एट द कोर बिजनेस ऑफ वेदांता, जो बिजनेस आज कर रहा है। और मैं वेदांता प्रोमोटर ये सब आप भूल जाइए। हम्म। कोर बिजनेस जो है, सारे मेटल्स माइनिंग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। ग्लोबली कमोडिटीज में एक मोमेंटम वापस आया है। डेली फ्लक्चुएशंस भूल जाइए, बाय एंड लार्ज एक अच्छा मोमेंटम आया है, डोमेस्टिक डिमांड भी तगड़ा है। हिंदुस्तान जिंक इनका एक बड़ा अच्छा हिस्सा है, वहां पे भी बहुत मोमेंटम, सिल्वर जिंक दोनों में मोमेंटम है। और इस सब के अलावा ये वैल्यू अनलॉकिंग जबरदस्त हो रहा है, और यहाँ पे ये स्पेकुलेशन नहीं है कि बाद में होगा, कभी होगा। ये वैल्यू अनलॉकिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। अब सितंबर में 4 कंपनी में बढ़ जाएगा, या अक्टूबर नवंबर, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। सो इट्स ए मैटर ऑफ टाइम बिफोर वेदांता बिकम्स 4 कंपनीज, और यहाँ पे जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग होगा। और निवेशक, अभी भी वैल्यूएशन रियलिस्टिक है, और वैल्यूएशन में ये सब खबर आता रहता है तो दबाव रहता है, बीच बीच में प्राइस नीचे आ जाता है। तो अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव कहीं बेट लेना है, तो मेरी सलाह होगी वेदांत में लीजिए। प्रमोटर क्या कर रहा है, प्रमोटर क्या करेगा, वो सब अलग है। कंपनी का फंडामेंटल्स जो है और कंपनी का बिजनेस जो है वो सॉलिड है, और वैल्यू अनलॉकिंग हो गया है। अब सितंबर अक्टूबर नवंबर कब होगा वो देखा जाएगा, पर प्रोसेस खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट।
नहीं, फिर वो जो वायसरॉय रिसर्च बोल रहा था कि इसको यूज किया जाता है कि कैश जनरेट करने के लिए, और बार बार प्रमोटर्स जो है इस कंपनी से पैसा निकाल लेते हैं, तो उनकी रिसर्च को बिल्कुल ही खारिज कर दिया जाए। देखिए, पैसा निकालना क्या है, डिविडेंड देते हैं ना, तो डिविडेंड बहुत बड़ा डिविडेंड देते हैं, और वो डिविडेंड शेयर होल्डर को भी मिलता है। तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो शेयर होल्डर की तरह बात कर रहा हूं। इसमें प्रोमोटर सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, प्रोमोटर बड़ा डिविडेंड कंटिन्यूअसली लेता है, और सबसे ज्यादा डिविडेंड पेइंग कंपनी शायद यही है। एग्जैक्ट मेरे को फिगर मालूम नहीं है, बट शायद यही सबसे ज्यादा डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो अगर मैं शेयर होल्डर हूं, मुझे भी डिविडेंड मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत है? मैं देखिए प्रजत जी, मैं इस पे फोकस नहीं करना चाहता हूं, मैं तो फोकस इसी में कर रहा हूं कि अभी वैल्यू अनलॉकिंग की टाइम आ गया, वैल्यू अनलॉकिंग 3-6 महीने में हो जाएगा, और ये वैल्यू अनलॉकिंग के जरिए निवेशक को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, तो आप उस फायदे के लिए इस पे आइए। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसे अभी आपकी हमारी बात हो रही है तो 25-200 पे हो रही है निफ्टी पे, निफ्टी पे ही देखते हैं, बेंचमार्क इंडेक्स पे देखते हैं, तो इतना कन्विक्शन है कि इतना सब कुछ जो हो रहा है दुनिया में, हम ये इस साल को आराम से और पार कर लेंगे, यानी कि टिल दिवाली आप क्या समझ के चल रहे हो कि बाजार ऑल टाइम हाई लेवल्स लगा देगा, या फिर अभी भी हिकअप्स आने बाकी हैं? बहुत कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखिए, टैरिफ रिलेटेड जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और अगर कुछ सही नहीं होता है इसमें, तो ग्लोबली एक स्लो डाउन आ सकता है जिसका इफेक्ट इंडिया पे भी आएगा। वी आर नॉट इंसुलेटेड, नो बडी इज इंसुलेटेड। अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है, यूएस में स्लो डाउन, बहुत बड़ा स्लो डाउन आ जाता है, तो उसका असर इंडिया में जरूर आएगा। तो ये फैक्टर अगर आप हटा दें, तो मुझे लगता है, ये ऐसा अगर नहीं होता है, तो मुझे लगता है जरूर इंडिया ऑल टाइम हाई इंडियन मार्केट दिखाएगा, और दिवाली या ईयर एंड तक जरूर ऑल टाइम हाई हम लोग क्रॉस करेंगे। अ, सबसे बड़ी जो इंटरनल चैलेंज है वो है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में, इस साल का सेकेंड हाफ में, इस फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट्स ठीक ठाक आना चालू हो जाएगा, क्योंकि डिमांड, जो रूरल अर्बन डिमांड अभी वापस आ रहा है, और ये साफ होगा इस रिजल्ट सीजन जब तक खत्म होगा तब तक, अगर हम कमेंट्री पे ध्यान दें तो ये शायद सामने आ जाएगा कि डिमांड अभी वापस आ रहा है। मॉनसून भी ठीक ठाक हुआ है, ब्याज दर कम हो रहा है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मार्केट को ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा, प्रोवाइडेड ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल स्लो डाउन नहीं आता है। सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर।